बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले नहीं पता थी, ये देखें। अब आप ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अब आपके सामने आ गई हैं। ये तस्वीर अमेरिका से हैं और ये जो साहब बीच में बैठे हैं, ये हैं राणा शमीम साहब। ये अमेरिका में मौजूद थे आज से कुछ दिन पहले, और ये किनके मेहमान थे इस तकरीब में, ये मैं आपको बता देता हूं। ये पाक अमेरिकन वकला बराए सिविल एंड लीगल राइट्स USA के जेरे एहतमाम न्यूयॉर्क में एक बाउनवान जुडिशल एक्टिविज्म एक सिंपोजियम मुनक्कद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर कुछ लोग वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने वकला की तहरीक को सराहा और ये किया वो किया। तो ये सारा आप देख लें, इसके अंदर आपको वकला नजर आ रहे हैं, और जो खबर है वो मैं आपको इसमें दे देता हूं। ये जनाब आपको बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम साहब, और यहां पे अमेरिका में वो आपको वकला के जुर्मट में ये कुछ अवार्ड्स देते वसूल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये वहां क्यों गए, किसके बुलाने पर गए, और वहां क्या एक्टिविटीज थी, इनकी एक वीडियो भी है, और उस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूं। खबर यह है कि जस्टिस शमीम का जमीर 2 नवंबर तक अमेरिका में सो रहा था। यानी ये जो जस्टिस राणा शमीम है, ये 2 नवंबर की तस्वीरें और वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। उस दिन तक इनका जमीर सो रहा था। ये वहां पे गए, जुडिशल एक्टिविज्म, अदलिया के किरदार, और अदलिया के अंदर जो ऐसी ताकतों का इन्फ्लुएंस या मुदाखलत अदलिया के फैसलों में, उसके ऊपर ये बातचीत कर रहे थे। यानी यहां पे इन्होंने बातचीत करते हुए ये भी कहा कि कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतें हैं या ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट का खासतौर पे ये कह रहे थे कि वो जजेस को गलत फैसले करने पर मजबूर करते हैं। अभी जब हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये बातें भी वहां तक पहुंचेगी और यहीं से कोई रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचा देगा। इनको पता है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हम जहां पे भी जाकर कोई बात करेंगे, वो पाकिस्तान के इदारों तक जरूर पहुंचेगी। अब इतना तो इंटेलिजेंस का काम होता है कि उनको पता चले कि उनके बारे में कौन क्या कहां पे कह रहा है और किस एजेंडे के तहत कह रहा है। बहरहाल ये एजेंसियों के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने बड़ा खुल डुल के उस पर इजहार किया। उसकी ये वीडियो और उसकी तस्वीर आपके सामने है। ये 2 नवंबर का प्रोग्राम है, बात हो रही है जुडिशरी पे, लेकिन इस प्रोग्राम में जस्टिस राणा शमीम साहब का जमीर नहीं जागा। हालांकि इनकी जो अहलिया है, उनका आखिरी ख्वाहिश थी इनके बकौल कि उन्होंने मरने से पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाएं। बकौल इनके, या ये पोल खोल दें आप साकिब निसार का, उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी इनकी अहलिया की, इनके बकौल। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहां पे पोल नहीं खोला। इस तकरीब में साकिब निसार के बारे में कोई बात नहीं की, और फिर उसके बाद ये लंदन गए। यानी अगर बात ही करनी थी, मामला खोलना था, वहां खोल देते, लेकिन वहां पे बात नहीं खोली। उसके बाद गए ये बरतानिया में मुबैना तौर पर इनकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों के बाद यह तय हुआ कि ये एक एफिडेविट जारी करेंगे, जिसको यहां से नोटराइज करवाया जाएगा, और नोटरी पब्लिक से होने के बाद उसको PMLN ने कैसे इस्तेमाल करना है, वो फिर बाद में PMLN उसको इस्तेमाल करेगी। अब हुआ यह है कि साकिब निसार साहब के बारे में अमेरिका में कोई बातचीत नहीं। साकिब निसार साहब के बारे में बात कब करते हैं, जब वो पहुंचते हैं बरतानिया में, और पहले बात होती है PMLN के साथ। मुबैना तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात हुई है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और उसके बाद जब तय पा गया कि अब ये कहानी लिखनी है और ये कहानी बनानी है, अब इस कहानी के अंदर एक जज का नाम डाला गया है। जिन जज साहब का नाम डाला गया है, आमिर फारूक साहब का, मोहतरम मुअज़्ज़िज़ जज है, वो जानबूझकर डाला गया है क्योंकि वो जज साहब मरियम नवाज साहबा की जो अपील का केस है वो सुन रहे हैं। जज बशीर साहब ने मरियम नवाज साहबा को जो सजा सुनाई है, ऐसा टेक्निकली वो फंस गई है उसमें, और ऐसा शानदार फैसला किया है जज मोहम्मद बशीर साहब ने कि उसमें ये बच नहीं सकते कभी भी, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। वहां मरियम नवाज साहबा कभी वकील बदल देती हैं। पहले एक वकील था, और थोड़े दिन के बाद फिर दूसरा वकील आया, अमजद परवेज साहब थे। फिर उन्होंने कहा जी नहीं, वो चले गए हैं, हालांकि उन्होंने अपना वकालतनामा वापस नहीं लिया। फिर इरफान कादर साहब को लाया गया। इरफान कादर साहब के लिए टाइम मांगा गया कि अगली पेशी पे आएंगे। वो अगली पेशी पे आए, उन्होंने कहा जी मेरी तैयारी नहीं है, दोबारा पेशी दे दें। पिछले वकील भी पेशियां, अगले वकील भी पेशियां, ये बार बार पेशियां लेते रहे। ये टाइम गुजार रहे थे कि अगर ये मेरिट के ऊपर ये केस सुना गया तो हम फारिग हो जाएंगे।
इन्होंने हर तरह की कोशिश करके देख ली, अदलिया को खरीदने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतना आसान तो नहीं है, आप सबको नहीं खरीद सकते, ये अदलिया है, कोई मजाक थोड़ी है। तो इनको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो जज आमिर फारूक साहब से आ रही थी मुबैना तौर पे, और ऐसा महसूस होता है कि उनको लेकर ये लोग बहुत परेशान थे और इसलिए ये इस केस को डिले पे डिले करते चले जा रहे थे कि कुछ भी करके जो मज़कूरा जज साहब हैं उनसे हमारी जान छूट जाए। तो इन्होंने एफिडेविट में उनका नाम डाल दिया, यानी पहले तो इस तरह तारीखें दी, उसके बाद मरियम नवाज साहब ने कहा जी मैं कुछ और फैक्ट्स लाना चाहती हूं, उसके बाद कहा जी मैं एक नई दरखास्त दायर करना चाहती हूं, उसके बाद अरशद मलिक साहब का मामला बीच में डाल दिया। हालांकि जो फैसला है वो अरशद मलिक साहब का नहीं है, वो फैसला मोहम्मद बशीर साहब का है, जज मोहम्मद बशीर साहब का है, तो उसमें अरशद मलिक साहब का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नून लीग आज तक ना तो जज अरशद मलिक साहब की वीडियो या ऑडियो को अदालत में लेकर गई है, अदालत ने कहा जी आप ले आए, वो लेकर भी नहीं जाते अदालत में, इसलिए कि उनको पता है कि वहां जाके झूठे हो जाएंगे, वहां जाके पूरी वीडियो देनी पड़ेगी, फोरेंसिक होगा तो सारा पोल खुल जाएगा, वो भी नहीं करते। अरशद मलिक का नाम हर जगह लेते हैं लेकिन उस मामले को लेकर कभी भी अदालत में नहीं जाते। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि बार बार टाइम मांगते हैं, टाइम लेते हैं। अब मज़कूरा जज से जब उनको लगा कि हम कोई चक्कर नहीं चला पा रहे या अदलिया को काबू नहीं कर पा रहे, तो फिर उन्होंने एक और पैंतरा खेला। उन्होंने जज राणा शमीम से, जो रिटायर हो चुके हैं चीफ जज के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान से 2018 में, उन जज साहब से जो एफिडेविट दिलवाया उसमें इन जज साहब का नाम दिलवा दिया, जज आमिर फारूक साहब का, मोअज़्ज़िज़ जज साहब का नाम दिलवा दिया। अब ये जो नाम दिलवाया उन्होंने, ये एक बड़ा काम खराब हो गया। वो क्यों हो गया, अब मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा, इनका ये मौकिफ था कि जज साहब अपने घर में मौजूद थे, साकिब निसार साहब ने अपने रजिस्ट्रार को कहा कि उनके घर जाओ और जाकर मेरी उनसे बात करवाओ। वो जाकर बात करवाने के लिए गए और उन्होंने बात करवाई। उन्होंने अहकाम सादिर किए कि मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की जमानत इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने कल तक ये कह रहे थे सारे पीएमएलएन के लोग भी, और कल तक ये जो एफिडेविट है वो भी यही कह रहा था। लेकिन जब हमने ये पोल खोला और ये बताया कि ये जो मज़कूरा जज साहब हैं मुअज़्ज़िज़ जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे जो केस सुन रहा था, तो इस पे फिर पीएमएलएन के लोगों ने ये कहा कि जनाब ये सवाल अब राणा शमीम साहब से पूछा जाए कि क्यों साकिब निसार साहब ने ऐसे जज को फोन किया जो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। अब उनका नाम क्यों लिया है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर हाल में पीएमएलएन चाहती है कि मज़कूरा जज मरियम नवाज का मुकदमा 17 तारीख को ना सुने। ये जो 17 तारीख को मुकदमा लगने वाला है, जो हेयरिंग आ रही है, इसमें कोई डिले मिल जाए या जज साहब अलग हो जाए। अगर ये जज साहब अलग होते हैं तो मामला दोबारा से शुरू हो जाएगा, फिर जीरो से चलेंगे, फिर टाइम मिल जाएगा। इनको इंतजार है, एक खास किस्म का इनको एनवायरनमेंट चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो मिलने के लिए ये इंतजार कर रहे हैं। और टाइम गेनिंग टैक्टिस है कि जितना ज्यादा वक्त गुजर जाए उतना इनके लिए अच्छा है। अब एक और चीज सामने आ गई, वो ये कि जिस दिन साकिब निसार साहब ने साथ बैठकर, राणा शमीम साहब के बकौल उनके साथ बैठकर फोन पे बात की एक जज साहब से, आमिर फारूक साहब से, और ये बात करवाई उनके रजिस्ट्रार ने उनके घर जाकर, तो बकौल ये राणा शमीम साहब के ऐसे हुआ था। उस दिन आज ये मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पोल खोल दिया और किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सन्नाटा छा गया पूरी अदालत में। उन्होंने बताया कि मैं, यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वहां के अतर मनल्ला साहब, वो खुद और जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये दोनों उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। उसके सबूत के तौर पे मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूं। जज साहब पाकिस्तान में नहीं थे। फिर एक और चीज हो गई, यानी जो नोटरी पब्लिक है वही जो नवाज शरीफ साहब का था, वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। ये जो जज साहब हैं, इन्होंने आज इनके बेटे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जज साहब के भाई का इंतकाल हो गया, बड़े का, इसलिए राणा शमीम साहब खुद अदालत में नहीं आ सकते, वो रंजीदा हैं और बीमार हैं। हालांकि इनके भाई का जो इंतकाल है वो 6 नवंबर को हुआ था। 2 नवंबर को ये अमेरिका में थे, उसके बाद फिर ये बरतानिया गए और पाकिस्तान आने की बजाय, इनके भाई का इंतकाल हो गया था, ये पाकिस्तान आ सकते थे, आने की बजाय इन्होंने इंतजार किया। 10 नवंबर को इन्होंने इसको
नोटरी पब्लिक से उसको दस्तावेज को जो है वो वहां पे रजिस्टर किया और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान वापस आए। तो जिन भाई के जनाजे पे या उनकी फौतगी के बाद ये वापस पाकिस्तान नहीं आए, आज उनके दुख की वजह से ये पाकिस्तान की अदालत में पेश नहीं हुए, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए क्योंकि दुख की कैफियत में है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के नोटरी पब्लिक के पास जरूर पेश हुए। उस वक्त भी हालांकि दुख बहुत ताज़ा था, चंद दिन पहले उनके भाई का इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश में किसी को ना डाले। तो जनाब ये पोल पे पोल खुल गए हैं और ये सारे पोल खुलते चले जा रहे हैं। पीएमएलएन ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की थी। नंबर एक, उन्होंने कोशिश ये की थी कि मरियम नवाज साहबा का जो मुकदमा है उसमें मजीद डिले हो सके और मज़कूरा जज साहब जो हैं उनसे किसी तरह से ये बच के निकलने में कामयाब हो जाएं। नंबर एक, क्योंकि कानून की गिरफ्त जो है वो बड़ी तगड़ी होती है, वो जब पड़ जाती है तो निकलने के लिए मुलजिम बहुत बहाने बनाते हैं, बड़े तरीके निकालते हैं। दूसरा जो उनका इसमें दूसरा जो शिकार था एक तीर से, वो ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया में ये मौक़िफ़ इख्तियार करें कि पाकिस्तानी अदालतें उनके साथ ज्यादती करती हैं और उनके खिलाफ फैसले अदालतों से जबरदस्ती करवाए जाते हैं। उसके सबूत के तौर पे ये एक एफिडेविट भी मौजूद है। तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की कि मियां साहब के वीजे के लिए बरतानिया में उनको फायदा पहुंचाया जाए और मरियम नवाज साहब के मुकदमे में पाकिस्तान में उनको बचाने के लिए उनको भी फायदा पहुंचाया जाए। तो ये दो चीजें एक साथ करने की कोशिश की पीएमएलएन ने, लेकिन कुछ छोटी गलतियों की वजह से, जैसे कैलिग्राफी फॉन्ट में हो गई थी कि वो फॉन्ट बाद में इजाद हुआ, लेटर उसके ऊपर पहले लिख दिया गया। इसी तरह यहां पे भी एक गलती हो चुकी है, एक नहीं बल्कि ज्यादा गलतियां हो चुकी हैं। पहली गलती तो सबके सामने है कि जनाब वो जज साहब थे ही नहीं उस बेंच का हिस्सा। दूसरी, वो जज साहब उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। और एक और गलती, ना वो जज साहब उस वक्त, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, तो मैं आपको ये बता देता हूं, ना वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, ना ही वो सीनियर जज थे, बल्कि उस वक्त उनका सीनियरिटी में चौथा नंबर था। और एक और बात बताता हूं, पीएमएलएन के वकील ने अर्ली हेयरिंग के लिए या जल्द केस की सुनवाई के लिए कोई दरखास्त भी दायर नहीं की थी कि आप रोज की बुनियाद पर सुन लें या आप जल्दी जल्दी इस केस को सुने। ऐसा पीएमएलएन के वकील ने नहीं किया था। और आज वैसे भी अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन सहाफियों के लिए बहुत बुरा दिन था जो शरीफ खानदान के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम देते हैं, जो बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके इस खानदान को वापस लाया जाए। किस किस की इज्जत दाव पे नहीं लगा दी गई, सिर्फ इस एक खानदान को वापस इक्तदार में लाने के लिए या इनको बचाने के लिए। दूसरी जानिब मैंने आपसे कहा था और वो बात सच साबित हो गई है, ज्वाइंट सेशन बुला लिया सदर पाकिस्तान ने और कल उसके ऊपर जो है वो काम होगा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होंगी, अपोजिशन ने अपना लाएमल बनाया है, हुकूमत ने अपना लाएमल बनाया है और फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि अपोजिशन हार चुकी है। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन, जो हुकूमत है, उसने अपने इत्तेहादियों के साथ जबरदस्ती की है। यानी मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की गर्दन पर बूट रखकर उन्हें मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए मजबूर किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, यानी वही फजलुर रहमान साहब जो ये थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि हमारी बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं उन लोगों से जो लोग इमरान खान को लेकर आए थे और वो तंग हैं। अब वो उन्हीं पे दोबारा कह रहे हैं कि जनाब बूट रख के जो है वो मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए इत्तेहादियों को मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी इस मामले में भी उनका साथ इसलिए नहीं छोड़ रहे कि इमरान खान साहब पॉलिटिकली कामयाब हो गए हैं। एक कोशिश अपोजिशन ने की थी, एक कोशिश हुकूमत ने की है। हुकूमत इस मरतबा दोबारा कामयाब हुई है। थोड़े दिन पहले वक्ती तौर पर अपोजिशन को एक कामयाबी हुई थी जब उन्होंने 2 बिलों के ऊपर अपने नंबर्स की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को शिकस्त दी थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने वेकअप कॉल के तौर पे इसको लिया और आज भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिन गुजारा। उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि खिलाड़ी जब भी मैदान में कदम रखता है तो ये सोच कर रखता है कि वो जीतेगा। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सारी चीजें तय हो गई हैं और हुकूमती इत्तेहादी कहीं नहीं भाग रहे। हुकूमत जो बिल पास करवाना चाहती है उनमें से अक्सर कल पास हो जाएंगे। हुकूमत को कामयाबी मिल सकती है अगर रातों रात कोई और गेम ना खेल दी गई तो, क्योंकि हुकूमत ने बंदोबस्त तो कर दिया है। और आज एक और चीज ये हुई है कि जिनसे सबसे ज्यादा चिढ़ते थे पीएमएलएन वाले, इनकी क़यादत परवेज इलाही खानदान या चौधरी शुजात वगैरह, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के दौर में ये लोग इक़्तिदार में रहे थे और पीएमएलएन जो है वो पाकिस्तान से बाहर थी। ये अज खुद जिला वतन थे, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे थे, हालात इस तरह के थे और एक मुआहदा करके चले गए थे। तो वही जो परवेज इलाही साहब है उनको आज मरियम नवाज साहबा ने भी राब्ता किया
हमजा शहबाज साहब भी मिले। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की है कि कुछ भी करके इस कानून साजी से रोका जाए। वजह यह है कि पीएमएलएन ये समझती है कि तमाम रवायती पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने की सूरत में और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने की सूरत में हैंडीकैप हो जाएंगी और इसका फायदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को होगा, इन पॉलिटिकल पार्टीज को तो बिल्कुल नहीं होगा। लिहाजा इयादत के बहाने उन लोगों ने ये मुलाकातें की हैं और टेलीफोन पर राब्ते भी किए हैं ताकि कुछ ना कुछ करके हुकूमत को रोका जा सके। तो आखिरी वक्त तक उन्होंने कोशिश की है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत कामयाब हो जाएगी कानून साजी में। लेकिन अगर रातों रात कोई गेम हो जाती है तो फिर कल उस पर हम बात कर सकते हैं। अब तक की इत्तला यही है कि हुकूमत ये कानून पास करवा लेगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक पुराना और बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सूरत में धांधली के जो चैप्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान में बंद होने की तरफ चल पड़ेंगे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।